नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विप्तेश माथुर। 24 के चुनावी घमासान में वादों का पिटारा खुला और हंगामा शुरू हो गया। और सबसे ज्यादा हंगामा हो रहा है कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर। भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के मेन फेस पीएम मोदी हर रैली कर हर सभा में कांग्रेस के चुनावी घोषणाओं को निशाना बना रहे हैं। मैनिफेस्टो के बहुत से पॉइंट्स ऐसे हैं जो हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर आ टिके हैं। आज हम आपको कांग्रेस के चुनावी घोषणाओं पर उठते सवालों की डिटेल रिपोर्ट दिखाते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस के वादों के इरादों पर पीएम मोदी और बीजेपी क्यों हमलावर हैं और बीजेपी का यह हमला कितना जायज है। हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने का भी खेल खेला जा रहा है। उनका मंगलसूत्र, उस पर उन लोगों की नजर है। पहले हमारे मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की छाप चिपका रहे थे। जब वो नहीं माना लोगों ने, जब वो नहीं चिपका तो अब बेतुकी बेवकूफी की बातें करने लगे। आज कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, आपके घोषणा पत्र में सर्वे की बात है या नहीं है? राहुल बाबा देश के नाम में स्पष्ट करें। 24 की लड़ाई में दावों, वादों के साथ बयानों की बौछार है। जनता को अपने साथ लाने की होड़ मची। दिल्ली की गद्दी पर कब्जे की लड़ाई में हर पार्टी एक दूसरे पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ रही और इस राजनीतिक लड़ाई में कांग्रेस और बीजेपी सबसे आगे। चुनावों में खुद को परफेक्ट कैंडिडेट बताने के लिए कांग्रेस ने जब से अपना मैनिफेस्टो जारी किया है तब से वो बीजेपी और पीएम मोदी के निशाने पर है। सबसे पहले पीएम मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की झलक बता दी। उसके बाद पीएम मोदी ने कांग्रेस पर मैनिफेस्टो के जरिए सिर्फ मुसलमानों का हित साधने की कोशिश का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कांग्रेस की सोच को अर्बन नक्सल करार दिया तो साथ ही कांग्रेसी मैनिफेस्टो पर चिंता जताते हुए कहा कि कांग्रेस सत्ता में आई तो महिलाओं के मंगलसूत्र तक बेच देगी। बीजेपी तुष्टीकरण का आरोप लगाकर कांग्रेस पर हमलावर है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के घोषणा पत्र के एक पॉइंट पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो वो सभी की प्रॉपर्टी का सर्वे कराएगी। देश की माताओं बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी। आदिवासी परिवारों के पास चांदी होती है उसका हिसाब लगाया जाएगा और उसे लोगों में समान रूप से बांट दिया जाएगा। कांग्रेस के शहजादे का कहना है कि उनकी सरकार आई तो कौन कितना कमाता है, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, किसके पास कितना धन है, किसके पास कितने मकान है, उसकी जांच कराएंगे। इतना ही नहीं, अब इनकी नजर कानून बदलकर हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने का भी खेल खेला जा रहा है। उनका मंगलसूत्र, उस पर उन लोगों की नजर है। माताओं बहनों का सोना चुराने का इरादा। इतना ही नहीं, कांग्रेस कब्जा करेगी, सरकार के नाम पर कब्जा करके आपकी संपत्ति को छीन करके बांटने की बात कर रही है। पीएम मोदी ने देश की महिलाओं के मंगलसूत्र तक बिक जाने का बयान उछाला तो जवाब कांग्रेस की तरफ से भी आया। बेंगलुरु की रैली से प्रियंका गांधी ने मंगलसूत्र के बयान पर करारा जवाब दिया। पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर पीएम मोदी के हमले ने कांग्रेस को नाराज कर दिया। कांग्रेस के नेता बिफरे हुए हैं। कांग्रेस पीएम मोदी के उस संबोधन की निंदा कर रही है।
ये तो डिवाइड करने की उनकी हमेशा से चाल है। कैसा कौन किसके पास हिम्मत है? अरे यहाँ तो देश को आप कैसा आगे लेंगे वो इम्पोर्टेंट है। वो छोड़कर आप हिंदू मुसलमान शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड ये सारी चीजें हर जगह आप जो कर रहे हैं ये वोटों के लिए कर रहे हैं, देश के हित के लिए नहीं। लगातार झूठ बोलने का काम करते हैं। पहले हमारे मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की छाप चिपका रहे थे, जब वो नहीं माना लोगों ने, जब वो नहीं चिपका तो अब बेतुकी बेवकूफ़ी की बातें करने लगे कि कांग्रेस कहती है हम लोगों की संपत्ति लेकर बांट देंगे गरीबों में। ना हम ऐसा कहते हैं, ना हमारे मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ है। असलियत ये है कि आपकी कुत्सित मानसिकता हमारे मैनिफेस्टो के बारे में दुष्प्रचार करने की दुनिया जान रही है। प्रधानमंत्री ने आज फिर झूठ बोला। एक चुनाव जीतने के लिए आप झूठ पे झूठ परोसते चले जाओगे जनता को। चलिए, आपकी गारंटियां झूठी, आपके जुमले झूठे, आपके वादे झूठे। अब देश को हिंदू मुसलमान के नाम पर आप झूठ परोस कर बांट रहे हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं भी, मैं ये चुनौती करता हूं प्रधानमंत्री को, कहीं मुसलमान या हिंदू कोई इस तरह का शब्द हो तो हमें बताएं और ये चुनौती स्वीकार करें, नहीं तो झूठ बोलना बंद करें। पीएम मोदी के बयान और विपक्ष की नाराजगी के बीच सवाल उठता है कि आखिर कांग्रेस के घोषणा पत्र में ऐसा क्या है जिस पर इतना हंगामा मचा है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में 28 नंबर पेज पर आर्थिक न्याय का जिक्र किया। इसमें कांग्रेस ने राजनीतिक और सामाजिक न्याय की तरह इसे भी महत्वपूर्ण बताया। कांग्रेस ने इसमें नौकरियां, स्वरोजगार बढ़ाने के साथ कई उपायों को बताया है। इसी के 21वें नंबर पॉइंट में कांग्रेस ने यह जिक्र किया है कि कांग्रेस नीतियों में उपयुक्त बदलाव करके धन और आय के मामले में बढ़ती असमानता का समाधान करेगी। इसी में आगे जन कल्याण शीर्षक में कांग्रेस ने लिखा है कि भारत की जनता आर्थिक तौर पर विभाजित है। अति अमीर लोगों का एक बहुत छोटा सा वर्ग है, इसके बाद मध्यम वर्ग है जो गरीबी रेखा से ऊपर है, लेकिन मध्यम वर्ग में नहीं आता। देश में 22 करोड़ लोग गरीब हैं। कांग्रेस इन पर फोकस करेगी। कांग्रेस ने नव संकल्प आर्थिक नीति का उद्देश्य भी बताया है। इसमें कांग्रेस ने लिखा है कि कांग्रेस न्याय संगत और समान अवसर वाली अर्थव्यवस्था का निर्माण करेगी। साथ ही कांग्रेस के 48 पेज के घोषणा पत्र में 6वें पेज का शीर्षक हिस्सेदारी न्याय का जिक्र किया गया। इससे सामाजिक न्याय, अल्पसंख्यक, वरिष्ठ नागरिक, विकलांग व्यक्ति और LGBTQIA+ के साथ स्वास्थ्य में बांटा गया। इसमें सामाजिक न्याय में जिक्र है। घोषणा पत्र में दावा किया गया है कि कांग्रेस असमानता की खाई पाटने के लिए राष्ट्रव्यापी आर्थिक और सामाजिक जाति गणना कराएगी। इसके माध्यम से जातियों, उपजातियों और उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति का पता लगाया जाएगा। प्राप्त आंकड़ों के आधार पर कांग्रेस सकारात्मक कदम उठाएगी। बीजेपी कांग्रेस मैनिफेस्टो के आर्थिक न्याय सेक्शन के पॉइंट 21 पर हमलावर है और इसके पीछे की एक और वजह है 7 अप्रैल को तेलंगाना की रैली में राहुल गांधी का वो बयान जिसमें राहुल गांधी ने जितनी आबादी उतना हक का नारा दिया था। इसमें राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस के सत्ता में आने पर एक वित्तीय और संस्थागत सर्वे होगा। इसमें पता लगाया जाएगा कि देश की अधिकतर संपत्ति पर किसका नियंत्रण है। राहुल गांधी ने जाति जनगणना के अतिरिक्त एक वेल्थ सर्वे कराने की भी बात कही थी। हालांकि बाद में कांग्रेस ने यह दावा किया था कि राहुल गांधी ने देश की संपत्ति को एक से लेकर दूसरे में बांटने का वादा नहीं किया था। उनके शब्दों को गलत तरीके से पेश किया गया। हिंदुस्तान का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पिछड़े वर्ग को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटीज को पता लग जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है। इसके बाद हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे। ये पता लगाएंगे हिंदू किसके हाथों में है, कौन से वर्ग के हाथ में है। और इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए, आपको देने का काम करेंगे। राजनीति का उसूल है, बात चली है तो दूर तलक जाएगी और यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। चुनावी रैलियों से लेकर मीडिया के कैमरे के सामने बीजेपी कांग्रेस पर देश को बांटने और लूटने का आरोप लगाने से पीछे नहीं हट रही और बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे कांग्रेस के न्याय पत्र के मुद्दे पर पीएम मोदी को फॉलो कर रहे हैं। मैं आज कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, आपके घोषणा पत्र में सर्वे की बात है या नहीं है? राहुल बाबा देश के नाम में स्पष्ट करे। मनमोहन सिंह को याद करो, उन्होंने कहा कि पैसा पर, रेवेन्यू पर, संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी का है। ये कांग्रेस पार्टी कहती है।
और हम कहते हैं संसाधन पर पहला अधिकार देश के गरीब का है, आदिवासी का है, दलित का है, पिछड़ा समाज का है। देश को हिंदू मुसलमान के आधार पर बांटकर इन कांग्रेस के लोगों ने राजनीति की है। इन्होंने कई कमीशन बनाए और एक कमिश्नर ने कह दिया कि ओबीसी में जो 27% का कोटा है उसमें 6% मुस्लिम्स को दिया जाना चाहिए और 2% अन्य जो माइनॉरिटी हैं, जो अन्य अल्पसंख्यक हैं, उनको भी दिया जाना चाहिए। ये देश को कहां ले जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आप यदि लोगों की संपत्ति का सर्वे कराएंगे तो किसको बांटेंगे? देश ये जानना चाहता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने तो जब प्रधानमंत्री थे उस समय उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, तो हमारा दलित कहां जाएगा, पिछड़ा कहां जाएगा? कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसको आप देखेंगे, क्या कहते हैं? कहते हैं हमारी अगर सरकार बनी तो हम सरिया कानून लागू कर देंगे। आप बताओ, ये देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा या किसी शरीयत से चलेगा? कांग्रेस पार्टी और उनके गठबंधन के लोग किसी सीमा तक जा सकते हैं वोट के लिए। और याद करिए, राहुल गांधी का स्टेटमेंट है कि नहीं कि देश में किसके पास कितना संपत्ति, इसकी हम जांच कराएंगे। काहे के लिए? और अपनी संपत्ति की जांच कराएंगे। जो नेशनल हेराल्ड की हजारों करोड़ की संपत्ति उन्होंने लिया है अपनी माताजी के साथ, ये बड़े सवाल है। कांग्रेस परिवारवाद की द्योतक बन चुका है, प्रतीक बन चुका है। और उन्होंने जिस ढंग से समाज में एक मैसेज देने का काम किया मनमोहन सिंह ने, जब वो प्रधानमंत्री रहे 10 साल पहले, कि भारत की संपदा पर सबसे पहला हक मुसलमानों का है। हमारे प्रधानमंत्री ने दिया कि भारत के संपदा पर सबसे पहला हक गरीबों का है। ये कांग्रेस पार्टी की तुष्टीकरण की नीति है, मुसलमानों के केवल वोट के लिए। कांग्रेस की सोच हमेशा विभाजन की रही है, विभाजनकारी सोच रही है, तुष्टीकरण की इनकी नीति रही है। और देश में 60 सालों के अंदर इन्होंने एक विशेष वोट बैंक की चिंता करी है। और वही आज इनका जो घोषणा पत्र जारी होता है, उस घोषणा पत्र में भी देश की जनता भली भांति समझ रही है कि देश आज आगे बढ़ गया है। देश आज समान नागरिक संहिता की बात कर रहा है, समान अधिकारों की बात कर रहा है, और ये देश को फिर से पीछे ले जाना चाहते हैं। इसलिए इस बार देश की जनता मोदी जी के साथ खड़ी है और प्रचंड बहुमत से, ऐतिहासिक मतों से देश की जनता का गठबंधन मोदी जी के साथ हो गया है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में क्रॉनी कैपिटलिज्म यानी किसी एक कंपनी के प्रभुत्व का विरोध जताया है। साथ ही कांग्रेस ने भूमिहीनों को जमीन बांटने का ऐलान भी किया है। लेकिन कांग्रेस के जिस पॉइंट पर नरेंद्र मोदी हमलावर हो रहे हैं, क्या वो वाकई संभव है? क्या किसी एक की संपत्ति को दूसरे को देने का फैसला कांग्रेस ले सकती है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि ये कानूनन संभव नहीं है। तो आखिरकार कांग्रेस कैसे आय और संपत्ति के असमानता का समाधान कर सकती है? अगर हम सैद्धांतिक रूप से असमानता को हटाने की बात करें अर्थशास्त्र की दृष्टि से, तो बहुत सारे तरीके हैं। उदाहरण के तौर पर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, यानी कि जितनी ज्यादा आपकी इनकम, जितनी ज्यादा आपकी वेल्थ, उतना ज्यादा टैक्स। कुछ हद तक अभी भी है, पर इसको पूरी तरह से प्रोग्रेसिव कर देना। दूसरा, रिग्रेसिव टैक्सेशन को हटाना। हम देखते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस में, यानी कि जीएसटी में अभी रिग्रेसिव टैक्सेशन है, जिसका अर्थ यह है कि अमीर और गरीब उसी चीज को एक ही रेट पर, एक ही जीएसटी का रेट देखकर खरीदता है। तीसरा, इन्फ्लेशन, महंगाई को हटाना, क्योंकि महंगाई के कारण गरीबों की बचत नहीं हो पाती और पैसा ही पैसे को खींचता है। बचत ना होने के कारण असमानता बढ़ जाती है। चौथा, एजुकेशन और हेल्थ में और ज्यादा अवसर, उसको बेहतर करना और ज्यादा अवसर देना, अमीरों और गरीबों के बच्चों को एक जैसे अवसर देना। सोशल सिक्योरिटी नेट देना, यानी कि जो लोग बेरोजगार हैं उनको को भत्ता देना। जेंडर इनइक्वालिटी, यानी कि महिलाओं और पुरुषों में ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में बहुत बड़ा अंतर है। इस समय के मात्र 23% महिलाएं मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी से जुड़ी हुई है। महिलाओं को प्रोत्साहित करना। भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है। लोग पैसे के दम पर कॉन्ट्रैक्ट जीत लेते हैं, पैसे के दम पर
बड़े बड़े काम करा लेते हैं, जिससे वो और अमीर होते जाते हैं, और पैसा आता है और भ्रष्टाचार बढ़ता है। एमएसएमईस यानी कि छोटे और मझौले जो बिजनेस है, करोड़ों के हिसाब से है देश में, उनको आगे बढ़ाना। लैंड रिफॉर्म्स एक और तरीका है, मैं समझता हूं, क्योंकि जमीन की होल्डिंग प्रति व्यक्ति बढ़ाना, इसके लिए भी पॉलिसी चेंजेस लाए जा सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने बीते शुक्रवार यानी 5 अप्रैल को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र को न्याय पत्र का नाम दिया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र के जरिए 5 न्याय और 25 गारंटी का वादा जनता से किया। लेकिन कांग्रेस का यही घोषणा पत्र अब पीएम मोदी और बीजेपी के निशाने पर है। पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग की छाप बता दिया, तो अब मोदी के राह पर पूरी बीजेपी पलटन चल पड़ी। आजादी की लड़ाई लड़ने वाली वो कांग्रेस तो दशकों पहले ही समाप्त हो चुकी है। अब जो कांग्रेस बची है, उसके पास ना देश हित में नीतियां हैं और ना ही राष्ट्र निर्माण का विजन। आपने देखा होगा, कल कांग्रेस ने जिस तरह का घोषणा पत्र जारी किया है, उससे साबित हो गया है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। आखिर क्या वजह है कि पीएम मोदी और बीजेपी को कांग्रेस के न्याय पत्र में मुस्लिम लीग की झलक नजर आने लगी? क्योंकि कांग्रेस ने अपने चुनावी वादों में तमाम वर्गों को शामिल किया। कांग्रेस ने महिला, युवा, किसान, गरीब सभी पर फोकस किया। कांग्रेस के घोषणा पत्र में 5 तरह के न्याय का भी जिक्र है, जिसके तहत शहरी रोजगार गारंटी स्कीम लाने का वादा किया गया। साथ ही न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए करने, 40 लाख सरकारी नौकरियां देने, लोगों को ट्रेनिंग के लिए 1 लाख की सहायता देने और गरीब महिलाओं को 1 लाख की आर्थिक मदद करने का भी वादा किया गया। वादे और भी हैं, गारंटियां और भी हैं, लेकिन हिंदुत्व की राजनीति करने वाली बीजेपी ने सिर्फ और सिर्फ उन बातों पर फोकस किया जहां अल्पसंख्यक समुदाय या यूं कहें कि मुसलमानों के लिए जिक्र किया गया। और कांग्रेस के घोषणा पत्र के जरिए बीजेपी ने चुनाव को हिंदू मुसलमान की तरफ शिफ्ट करने की तैयारी भी शुरू कर दी। इंडी गठबंधन के पास न विजन है न विश्वसनीयता है। यहां आपस में ही सिर फुटबल मची है। ये मजबूरी में साथ आए लोग हैं। इंडी गठबंधन यानी भ्रष्टाचारियों का ठिकाना। इंडी गठबंधन यानी देश विरोधी नफरती ताकतों का ठिकाना। 2 दिन पहले कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें भी मुस्लिम लीग के विचारों की छाप है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र नहीं, तुष्टीकरण पत्र जारी किया है। आपको बता दें कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में अल्पसंख्यक समुदाय का खास तौर पर जिक्र करते हुए कई वादे किए गए। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में अल्पसंख्यक छात्रों और युवाओं को रोजगार, शिक्षा, व्यवसाय, सेवाओं, खेल, कला और अन्य क्षेत्रों में बढ़ते अवसरों का पूरा लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करने की बात की गई। अल्पसंख्यक छात्रों को विदेश में पढ़ने के लिए मौलाना आजाद स्कॉलरशिप योजना बहाल करने की बात की गई। घोषणा पत्र के मुताबिक यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बैंक बिना किसी भेदभाव के अल्पसंख्यकों को संस्थागत ऋण प्रदान करेंगे। देश के अल्पसंख्यकों को शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, रोजगार, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में बिना किसी भेदभाव के अवसर प्रदान करने का भी वादा किया गया। कांग्रेस ने वादा किया है कि वो ये सुनिश्चित करेगी कि सभी नागरिक की तरह अल्पसंख्यकों को भी पोशाक, भोजन, भाषा और व्यक्तिगत कानूनों की पसंद की आजादी हो। इसके अलावा पर्सनल लॉ में सुधार और संविधान की 8वीं अनुसूची में अधिक भाषाओं को शामिल करने की लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करने का वादा किया गया। कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी होने के बाद ही पीएम मोदी ने मुस्लिम लीग का जिक्र छेड़कर राजनीतिक घमासान मचा दिया। पीएम मोदी ने चुनावी जनसभाओं में कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की सोच को मुद्दा बनाया
तो बीजेपी ने भी मुस्लिम लीग के 1936 के घोषणा पत्र और कांग्रेस के 2024 के घोषणा पत्र के 3 बिंदुओं की आपस में तुलना करके कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। बीजेपी के मुताबिक 1936 में मुस्लिम लीग ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि वो मुस्लिमों के लिए शरिया व्यक्तिगत कानूनों पर्सनल लॉज की रक्षा करेगी। 2024 में कांग्रेस ने भी कहा है कि वो ये तय करेगी कि अल्पसंख्यकों के व्यक्तिगत कानून हों। 1936 में मुस्लिम लीग ने कहा था कि वो बहुसंख्यकवाद के खिलाफ लड़ेगी। 2024 में कांग्रेस ने कहा है कि भारत में बहुसंख्यकवाद के लिए कोई जगह नहीं। 1936 में मुस्लिम लीग ने कहा था कि हम मुस्लिमों के लिए स्पेशल स्कॉलरशिप और नौकरियों के लिए संघर्ष करेंगे। 2024 में कांग्रेस ने कहा है कि हम इंश्योर करेंगे कि मुस्लिम छात्रों को विदेश में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिले। 2024 के चुनावी पिच पर मोदी के एक बयान ने सियासी पारा हाई कर दिया। जहां गारंटी और न्याय की बात हो रही थी, वहां हिंदू मुसलमान हो गया। हक हुकूक की लड़ाई में धर्म की एक बार फिर एंट्री हो गई। पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। दूसरे चरण की वोटिंग से पहले पीएम मोदी के इस बयान ने सियासी हलचल बढ़ा दी। भगवान वहीं इस बयान के बाद कांग्रेस और बीजेपी दोनों में ठन गई। मरुधरा की धरती बांसवाड़ा में मंच सजा था। पीएम मोदी बीजेपी का झंडा बुलंद करने मंच पर मौजूद थे। 400 प्लस का नारा गूंज रहा था। इस बीच पीएम मोदी ने कांग्रेस को उसके 18 साल पहले वाला बयान याद दिलाया, जिसके बाद सियासी संग्राम छिड़ गया। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इतना ही नहीं, बल्कि पीएम मोदी ने कांग्रेस की सोच को अर्बन नक्सल करार दिया। साथ ही उन्होंने उनके मैनिफेस्टो को लेकर कहा कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो बेहद चिंताजनक है, अगर वो आए तो आपकी महिलाओं का मंगलसूत्र तक बेच देंगे। पीएम मोदी ने ये क्यों कहा, इसके पीछे की वजह पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का 2006 की राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी की बैठक में दिया गया एक भाषण है। 2006 में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने क्या भाषण दिया वो भी आपको दिखाते हैं, जिसने 2024 में मोदी को मुद्दा दे दिया। I believe our collective priorities are clear. Agriculture, irrigation and water resources, health, education, critical investment in rural infrastructure and the essential public investment needs of general infrastructure, along with programs for the uplift of scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes, minorities and women and children. The component plans for scheduled castes and scheduled tribes will need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करने वाली बीजेपी को कांग्रेस मैनिफेस्टो के जरिए हिंदू मुस्लिम करने का मौका मिला तो विपक्ष में बैठी मुस्लिम बहुतायत वाली पार्टी भी पीएम मोदी पर हमलावर हो उठी। सबने खुलेआम पीएम मोदी को चेतावनी दे डाली, मोदी के बयानों की निंदा की और बीजेपी के हार को तय करार दे दिया। किसकी दौलत लूटी हमारे, बताओ मेरे भाई। हकीकत बता रहा हूं तुमको, भारत के मुसलमानों की सुनो, जिसको अंग्रेजी में एक लफ्ज है इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी कहते हैं। अगर मेरा दादा 100 रुपये कमा रहा था तो उसका पोता 110 रुपये कमाना चाहिए। हमारे हिंदू भाइयों के पोते अपने दादा से बढ़कर कमा रहे हैं। अगर कोई अपने दादा से कम पैसे कमा रहा है तो मुसलमान है वो।
और नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि दौलत हमको दी जाएगी। कितना झूठ कह रहा है भारत का प्रधानमंत्री। बीजेपी नारा दे रही थी 400 पार और 370, वो सारा उसका वो जो है उसकी फूंक निकल गई। क्योंकि आपने देखा जिस तरह से बीजेपी वाले कभी मंगलसूत्र की बात करते हैं, कभी कहते हैं कि कांग्रेस सब कुछ ले जाके मुसलमानों को देगी, मतलब एक कम्युनल माहौल बनाया जा रहा है। उससे लगता है कि एनडीए को, बीजेपी को पता चल चुका है कि जो इंडिया ब्लॉक है वो दिन ब दिन पेशरफ्त कर रहा है और जो रिजल्ट आने वाले होंगे वो इंडिया ब्लॉक के हक में होंगे, वो सबको हैरान करने वाले होंगे। क्योंकि नौजवान सोचता है कि अगर मुझे नौकरी देगा तो वो इंडिया ब्लॉक देगा, अगर महंगाई कम करेगा तो वो इंडिया ब्लॉक करेगा। बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लड़ाने में लगी हुई है। हमारा इस्लाम, हमारा अल्लाह हमें ये सिखाता है कि सबके साथ बराबरी से चलो। कभी हमारे मजहब ने यह नहीं कहा कि दूसरे मजहब को बुरी तरह से देखो। कभी ऐसा नहीं होगा वजीर आजम कि मुसलमान कभी भी किसी माँ का, किसी बहन का मंगलसूत्र छीनेगा, वो मुसलमान नहीं है, वो कभी इस्लाम को समझता नहीं है। मैं भी मुसलमान हूँ, मगर मेरे कुरान ने मुझे ये नहीं सिखाया कि दूसरे से नफरत करना। मैं उतना ही हिंदू से मोहब्बत करता हूँ जितना मैं सिख से, मुसलमान से मोहब्बत करता हूँ। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में न्याय पत्र में वादे और भी हैं। कांग्रेस के बड़े वादों में से एक है कृषि के क्षेत्र में किसानों की कर्ज माफी और दूसरा बड़ा वादा है न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर गारंटी देने वाला कानून। कांग्रेस के इन दोनों वादों को काफी असरदार माना जा रहा है। हालांकि इन वादों का पार्टी के वोट परसेंट पर कितना असर पड़ेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र हिंदू और मुसलमान की लड़ाई में भी फंसता दिख रहा है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि पार्टियों के घोषणा पत्र का असर वोटिंग के मैदान पर कम ही होता है। जनता पीएम के चेहरे, पार्टी और कैंडिडेट के नाम पर अपना फैसला चुनती है और इन तमाम कसौटियों पर फिलहाल बीजेपी ही खरी उतरती नजर आ रही है। उस पर से जिस तरह पीएम मोदी कांग्रेस के न्याय पत्र को कटघरे में खड़ा कर रही है, उसने कांग्रेस को निश्चित तौर पर परेशान करना शुरू कर दिया होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।